वेलकम बैक। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 में लगभग हाफ चैप्टर को कवर किया था। पार्ट 2 में हम बचे हुए पार्ट को आज कवर करेंगे, समझेंगे। हम पढ़ रहे थे, आपको इसका एक क्विक रिव्यू में आपको कर देता हूँ। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो है हमारे राइटर खुशवंत सिंह की दादी के बारे में उनकी कैरेक्टर स्केच है या उनका चरित्र चित्रण है। उन्होंने कैसा जीवन जिया और उनके जीवन में क्या क्या चीज़ें हुई, उनका हमारे राइटर खुशवंत सिंह पर क्या प्रभाव था, उसी के बारे में ये चैप्टर है। वो बताता है कि मेरी दादी किस तरह मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, किस तरह वो ग्रंथों को पढ़ा करती थी और हमेशा लिपसिंग करते हुए वो किसी तरह जप वगैरह करती रहती थी। इसके बारे में वो बताता है। फिर बताता है कि मैं और मेरी दादी अच्छे मित्र थे, अच्छे फ्रेंड्स थे, बट जब मैं आगे पढ़ने के लिए चला गया तो हमारी मित्रता जो है थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि अब जो हमारा नया स्कूल था वो इंग्लिश स्कूल था। अब दादी मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी, मैं मोटर से स्कूल जाता था और दादी को इंग्लिश स्कूल की पढ़ाई उतनी रास नहीं आती थी। वहाँ जिस तरह की साइंस और मॉडर्निटी और म्यूज़िक वगैरह की पढ़ाई करवाई जाती थी, उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं थी। उनका ये मानना था कि स्कूल्स को गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में, मॉरल एजुकेशन के बारे में भी शिक्षा ज़्यादा देनी चाहिए। म्यूज़िक को जो वो है एसोसिएट करती थी बेगर्स वगैरह के वर्क से, कि भिखारी जो होते हैं वो म्यूज़िक का यूज़ किया करते हैं। इस तरह से दादी जो है इंग्लिश स्कूल की पढ़ाई से खुश नहीं थी। ये समय निकलता गया, सालों साल बीतते चले गए और खुशवंत सिंह और बड़े हो गए और यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए चले गए। अब वो दादी से एकदम दूर हो रहे थे, दूर जा रहे थे। और वो कहते हैं कि जो हमारी फ्रेंडशिप का, यानी मेरी दादी और मेरी फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक था, अब वो लगभग टूट रहा था। आगे देखते हैं पार्ट 2। वो कहते हैं कि मेरी दादी ने फिर भी काफ़ी हिम्मत और कॉन्फिडेंस के साथ हमारा सिक्लूजन जो था, अकेलापन जो था, वो एक्सेप्ट किया और अब वो अपने स्पिनिंग व्हील पर हमेशा बैठी रहती थी। लगभग सुबह से लेकर शाम तक, सूरज उगने से सूरज डूबने तक वो लगभग उसी पर अपनी स्पिनिंग व्हील पर बैठी रहती थी और दिन भर लगभग प्रेयर्स करती रहती थी। हालांकि उनकी प्रेयर्स जो है ज़्यादा सुनाई नहीं देती थी, वो लिपसिंग वाले वे में प्रेयर किया करती थी। वो कहता है सिर्फ दोपहर में वो अपनी प्रेयर को थोड़ा सा रोकती थी, क्योंकि उन्हें हाउस स्पैरोस को कुछ कुछ खाना देना होता था, जो उनकी गांव की आदत थी। गांव पर वो स्ट्रीट डॉग्स को खिलाया करती थी। यहाँ शहर में आने के बाद उन्हें डॉग्स तो नहीं मिलते थे, लेकिन घर के वरांदे में, वहाँ के आंगन में, कोर्टयार्ड में जो चिड़िया आया करती थी उन्हें वो खिलाया करती थी। तभी उनकी प्रेयर थोड़ी देर के लिए स्टॉप होती थी। वो बताता है कि वो ब्रेड को छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके क्रम्स में तोड़कर चिड़ियों को खिलाया करती थी और चिड़ियों की चहचहाट से पूरा जो है घर गूंज उठता था। वो आगे बताता है कि कुछ कुछ चिड़ियाँ तो इतनी मतलब फ्रेंडली हो गई थी कि उनके कंधे पर, उनके लैप पे आकर बैठ जाया करती थी। और इसके बाद आगे वो कहता है कि जब मैंने आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाने का डिसाइड किया तो मेरी ग्रैंडमदर काफ़ी अपसेट हो गई। अब क्योंकि वो 5 साल तक मुझसे दूर रहने वाली थी, पर वो इतनी सेंटिमेंटल नहीं थी। उन्होंने किसी तरह अपने आप को कंट्रोल किया और वो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए आई। हालांकि वो मुझसे बात नहीं कर रही थी, आउट ऑफ हर पेन और उनके दुख की वजह से वो मुझसे बात नहीं कर रही थी, पर वो मुझे छोड़ने स्टेशन आई। उनके लिप्स जो है अभी भी प्रेयर में मूव कर रहे थे, उनका दिमाग पूरी तरह से प्रेयर में लगा रहता था और उनकी जो हाथों की उंगलियां थी उससे वो माला वगैरह फेरती रहती थी। उन्होंने सी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। वो कहता है कि जो उन्होंने मेरे माथे पर किस किया, वो नमी, वो प्यार और वो केयर का फील मुझे बहुत लंबे समय तक मेरे माथे पे रहा, मुझे हमेशा फील होता रहा। और अपना आगे का समय मैंने अपनी दादी के उस फील के साथ निकाला। लेकिन आगे अब वो मेरे साथ नहीं थी और मुझे एक डर और था कि जब मैं 5 साल के लिए आई एम गोइंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, तो उनकी जो एज थी दादी की बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसी उम्र में वो कहता है नो वन कुड टेल, नो वन कुड टेल मतलब कोई कह नहीं सकता कि ये व्यक्ति और कितना जीवित रहेगा। तो मुझे डर था कि कहीं मैं लौट कर आऊँ 5 साल बाद और शायद मेरी दादी ना हो, तो वो उसको डर था। एंड जब लेकिन
मैं वहाँ से लौटा तो वो कहता है कि इट वॉज अ सरप्राइज़, मेरे लिए एक बड़ी खुशी वाला एक आश्चर्य था या सरप्राइज़ था कि शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। जैसा मैं उन्हें 5 साल पहले छोड़कर गया था, लगभग वो 5 साल बाद भी वैसी ही थी। मैं भी इस चीज़ को लेकर खुश था, वो भी मुझे देखकर वापस पाके, हमारी फ्रेंडशिप वापस पाकर खुश थी। वो कहता है कि मुझे आज भी उनके वो लिपसिंग वाली प्रेयर हल्की हल्की सुनाई देती है, वो फील मेरे अंदर अभी भी था। मैं आज भी देख रहा था कि वो पहले की तरह लिपसिंग वे में प्रेयर करती है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज। जब मैं आया उस दिन भी उनका सबसे खुशी का क्षण मेरे आने के साथ साथ उन स्पैरोज को, उन हाउस स्पैरो, उन चिड़ियाओं को खिलाना था। वो बिना भूले उस चीज़ को हर दिन किया करती थी। अब वो उन्हें भगाया भी नहीं करती थी। पहले जब उनकी हैबिट में नहीं था तो वो उन चिड़ियों को थोड़ा बहुत चिल्ला कर रिब्यूक के साथ उड़ा भी देती थी, पर अब वो बहुत ही फ्रेंडली हो गई थी इन 5 सालों में। क्योंकि मैं था नहीं तो चिड़ियों के साथ उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर, एक दिन एक शाम के बारे में वो बताता है। ये शायद उसकी दादी से अलग होने का एक फाइनल टाइम आ गया था। वो कहता है कि मेरी दादी ने एक शाम को कोई भी प्रेयर नहीं की, उन्होंने पड़ोस की सारी महिलाओं को इकट्ठा किया और गाना गाने लगी। जैसे हमारे यहाँ महिलाएं इकट्ठा होकर संगीत और गाने का प्रोग्राम करती हैं, उसी तरह मेरी दादी जो है महिलाओं को, पड़ोस की महिलाओं को उन्होंने इकट्ठा किया और कई देर तक शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ डिलापिडेटेड ड्रम। डिलापिडेट यानी होता है जीर्ण शीर्ण या बिल्कुल जो खराब हो चुका है उस ड्रम यानी जो हमारे यहाँ तबला या ढोलक कह सकते हैं, जिसको ढोलक को पीटती रही, गाना गाती रही। और एंड सेंग द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और जो बड़े बड़े योद्धाओं की जो स्टोरीज होती है जो हमारे यहाँ गाने के तौर पर गाई जाती हैं, उनको गाती रही। कई बार तो हमें वो थक रही थी तो हमें देखकर बुरा लग रहा था। हमने उन्हें रोकने की भी कोशिश की कि आप काफ़ी देर से गा रही हैं, ढोल बजा रही हैं, तो आप रुक जाइए, आप थक जाएंगी, पर वो रुकने को तैयार नहीं थी। लेकिन ये पहली बार था जब वो अपनी प्रेयर करना भूल गई थी। अपने इस प्रोग्राम में, ये गाने में और ढोल बजाने में वो अपना प्रेयर करना भूल गई थी। अगले दिन वो बीमार पड़ गई, उनको एक थोड़ा सा माइल्ड फीवर था, बुखार था। डॉक्टर ने हमसे कहा कि वो अपने आप चला जाएगा, बुखार ठीक हो जाएगा। पर मेरी दादी का सोच विचार कुछ अलग था। वो जान गई थी कि शायद उनका अब अंतिम समय आ गया है। उन्होंने हमसे कहा पास बुलाकर कि मेरा आखिरी समय आ गया है, और चूंकि अब मेरी जीवन के इस आखिरी पन्ने के पलटने में, यानी मेरे जीवन के इस आखिरी चैप्टर को ख़त्म होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं, तो अब मैं अपना समय व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं बस अपनी प्रेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले दिन वो अपनी प्रेयर को कम्प्लीटली भूल गई थी। अब वो एक भी पल वेस्ट नहीं करना चाहती थी। हमने मना किया, हमने कहा कि नहीं आप आराम कर लो, पर वो नहीं मानी। वो चुपचाप बेड पर लेट गई और कंटिन्यू अपनी माला से जाप करती रही, प्रे करती रही। एंड हम देख भी नहीं पाए कि कब उनकी वो माला, वो रोजरी यानी माला, वो हाथ से गिर गई और उनके लिप्स जो है, जो प्रेयर कर रहे थे, वो अचानक स्टॉप हो गए, रुक गए। और अचानक एक अजीब सी शांति या पीलापन या ठंडक उनके पूरे बॉडी पर छा गई। द डेथ ले हिज आइसी हैंड्स ऑन हिम, यानी ऑन हर, यानी उनके ऊपर मृत्यु ने अपना कवर डाल दिया। उनकी मृत्यु हो गई, वो अब और इस दुनिया में नहीं रही। हमने उन्हें जो हमारे यहाँ रीति रिवाज है, कस्टमरी है, उस हिसाब से उनको बेड पर से उतारा और उन्हें ग्राउंड में रख दिया। उनको लाल कपड़े से कवर किया, जिसको हम श्राउड कहते हैं, कफन कहते हैं। और शाम को हम उन्हें क्रिमेशन के लिए, यानी अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें ले गए। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था, उनका वरांदा, उनका घर गोल्डन लाइट के साथ चमक रहा था। चारों तरफ वरांदे में जो है वो चिड़ियाँ जो उनके खाने का इंतज़ार करती थी, वो शाम तक वहाँ थी, वहाँ आ गई थी। मेरी माँ ने, वो कहता है कि अब दादी तो थी नहीं, तो मेरी मदर ने ब्रेड्स के टुकड़े किए और उन चिड़ियों को डाले। पर जो सारी चिड़ियाँ थीं उन्होंने बिल्कुल खाने पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि वो भी अपनी तरह से मेरी दादी के जाने का शोक या दुख मना रही हैं। उन्होंने उस दिन वो ब्रेड्स नहीं खाए और वहाँ से उड़ गईं। अगले दिन वहाँ पर जो स्वीपर आया और वो सारे ब्रेड के टुकड़ों को वहाँ से ले गया, और इस तरह से उसकी दादी का
उनके जीवन का अंत हुआ और खुशवंत सिंह ने इसे लाइफ के एक बहुत ही टीचिंग की तरह या एक्सपीरियंस की तरह समझा और इसे एक रिटन फॉर्म में लिखा जिसको नाम दिया द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये आपकी मेन बुक हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर है। इसे अच्छे से आई होप आपने समझा होगा। इस नहीं समझ में आए एक बार में तो इस वीडियो को 1-2 बार और देखें। बाकी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, चूँकि ये बुक आपके पास पहली बार आई है तो आप ज़रा अब इसे ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर यू कैन राइट ऑल द आंसर्स। तो वैसे तो आप अपनी भाषा में खुद ही चैप्टर के बेस पर, कहानी के बेस पर सारे आंसर्स को लिख सकते हैं, पर फिर भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज मिल जाएगी, PDF भेज दी जाएगी, उसे भी रेफर करें और इसे साथ में सुने तो ये आपका चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।